फिर भी मेरा। हाँ भैया, और मेरे गोलेबाज इंसान, कितने गोले मारते हो तुम लोग यार। बहुत ही दुखद है ये बात। इलास्टिसिटी है इसमें, होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। इसे हम लोग एनसीईआरटी में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं। आइए बेटा देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं बहुत ही अच्छे, वो सुलझे हुए सिंसियर लोग हैं। तो आप लोग से वही मैं एक बात कहूँगा, अच्छा चैप्टर है, रेगुलर क्लास करिए, गोले मत मारिए, गोले मारना हानिकारक होता है। अपना ये बहुमूल्य समय बिल्कुल बर्बाद ना करिए। क्लास होती है, उसके बाद आप ऐप पे करें, लेक्चर से करें, उसका वो मज़ा नहीं है। चलिए तो क्या है इलास्टिसिटी? महासेना, व्हाट इज इलास्टिसिटी? किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं, कितनी भी रिजिड से रिजिड क्यों ना हो, कितनी भी कठोर से कठोर बॉडी क्यों ना हो, हर एक बॉडी में कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन जरूर होता है। जैसे अगर हम तुम्हारे जबड़े पर फोर्स लगाएं ऐसा, तो तुम्हारा जबड़ा डिफॉर्म हो जाएगा। सर मजबूत, सर में मुक्का मारें तो सर भी थोड़ा बहुत डिफॉर्म होगा, है ना। तुम्हारे पेट में मुक्का मारें तो पेट भी डिफॉर्म होगा। अब मारने का मेरे विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम लोग हरकतें ऐसी करते हो ना। तो किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन जरूर आता है। बॉडी का शेप और साइज थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे बोतल पे फोर्स लगाया, ये बोतल ऐसे दब रही है कि नहीं? छोड़ दिया बोतल को, बोतल वापस आ गई, है ना। तो ऐसे ही तुम्हारी मान लो गर्दन पे फोर्स लगा के ऐसे मोड़े गर्दन, छोड़ दे तो हो सकता है गर्दन वापस, हो सकता है ना भी आए वापस ज्यादा। तो जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? फोर्स। तो उस बॉडी में कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? बॉडी का कंप्रेस होना, पिचक जाना, फूल जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। देश की बेटियों, बात न करो, लपड़ मार देंगे। कल परसों तक रोगी बेटा, कहोगी हमको मारा है सर ने। हाँ, बातचीत नहीं चाहिए मुझे। तो व्हाट इज, बहुत ध्यान सुनो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी, एवरी बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हर एक बॉडी में कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन होता है। और जब हम वो फोर्स हटा लेते हैं, जो फोर्स लगाकर हमने बॉडी को डिफॉर्म किया था, जब हम वो फोर्स हटा लेते हैं तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन करने का प्रयास करती है। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। फोर्स लगाने के बाद जब फोर्स हटा लिया जाता है तो बॉडी का, मटेरियल का वह गुण जिसके कारण, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी ट्राइज टू रीगेन
its original shape and size after removal of deforming force is called elasticity. ठीक है, तो आइए एक एक बात लिखते चलते हैं. When we apply some external forces on a body, comma, it is deformed. जब हम किसी बॉडी पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है. प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और मटीरियल by virtue of which body tries to regain their original shape and size after removal of deforming force is called elasticity. बेटा, बॉडी का वह गुण जिसके कारण बॉडी अपने रूप और रंग में वापस आने का प्रयास करती है, बॉडी के उस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं. बॉडी की उस प्रॉपर्टी को, मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं. लिखते चलिएगा. तो बेटा यहां पर दो क्रिटिकल बातें हैं, एकदम क्रिटिकल एक्सट्रीम बातें. जो बॉडी 100% अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेते हैं. मान लीजिए तुम्हारा गाल हमने पकड़ के इसे 3 सेंटीमीटर खींचा और 3 सेंटीमीटर खींचने के बाद छोड़ा, गाल एकदम लेवल पे आ गया बराबर. 1 माइक्रोमीटर का भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है. तो वो बॉडीज जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेती हैं, उन्हें परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं. जैसे कोलिजन में याद है ना, बॉडी टकराने पे डिफॉर्म होती थी और 100% शेप और साइज रीगेन कर लेती थी. वहां बहुत परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज होती थी, इसलिए उन कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहा जाता था. तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, 2 एक्सट्रीम बातें लिख लेंगे. द बॉडीज, या सिंपल लिखें, बॉडीज विच regain their original shape and size completely are called perfectly elastic bodies. और जो बॉडी बिल्कुल रीगेन नहीं करती, नो रिकवरी है ना, इफ बॉडी डज नॉट रीगेन its shape and size at all, then it is called perfectly inelastic or plastic body.
आइए बेटा, तो ये कुछ इलास्टिसिटी से रिलेटेड डेफिनेशन है। अब आइए हम लोग दो चीजों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक होता है स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है बेटा? जब भी हमने बताया, पहले तो इसको बेटा स्ट्रेस को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। आइए बेटा, अगर हम किसी भी सब्सटेंस का इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का अगर ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ बेटा देखने में कुछ ऐसा बनता। इसका ग्राफ देखने मतलब अगर मेरे पास बेटा देखो दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, और इनके बीच की डिस्टेंस आर है। इनके बीच की डिस्टेंस तो बेटा हम ये इस ग्राफ से हम एक्सप्लेन करेंगे कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आखिर क्यों आती है। अगर हम किसी बॉडी को एक्सपेंड करते हैं तो वो सिकुड़ने का प्रयास क्यों करती है, अगर कंप्रेस करते हैं तो एक्सपेंड होने का प्रयास क्यों करती है, यही प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती। बॉडी फोर्स लगा के डिफॉर्म कर दो तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आने की कोशिश करती है, इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस को इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहेंगे, और इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। और हमें पता है कि ये जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो जो फोर्स होता है हमें पता है, हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है, F बराबर माइनस du/dr। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का आर के साथ पोजीशन के साथ ग्राफ बनाया जाए तो उस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का जो नेगेटिव होता है वो हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता है। नेगेटिव स्लोप हमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता है। तो तुम देखो अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर हम ध्यान से देखें इस पोजीशन पे देखना जरा, इस पोजीशन पे यहां पर अगर तुम देखो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये आर नॉट है, आर नॉट। तो आर नॉट पे तुम देखो टेंजेंट कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल का मतलब स्लोप जीरो है तो फोर्स नहीं लगेगा। तो एट आर इक्वल टू आर नॉट जो फोर्स होता है वो जीरो होता है। लेकिन अगर हम कहें आर बड़ा है आर नॉट से, एट आर ग्रेटर देन आर नॉट जो फोर्स लग रहा है, ध्यान देना यहां पर अगर हम देखें, यहां पर देखें अगर हम यहां पर, तो यहां पर बताओ मुझे फोर्स कैसे लग रहा है। यहां टेंजेंट अगर देखोगे तो देखो टेंजेंट और ऐसी है, एक्यूट एंगल बना रही है, देख रहे हो, ये टेंजेंट जा रही है, ये इस तरह से टेंजेंट, और ये एंगल 90 से छोटा है। तो इस वाले पोर्शन का ग्राफ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो माइनस इंटू स्लोप क्या है, फोर्स। तो फोर्स नेगेटिव है यानी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। नेगेटिव साइन यहां अट्रैक्टिव नेचर बताता है। इसका मतलब अगर दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस, ऐसे समझ लो स्प्रिंग जैसा समझो उसको, बॉन्ड को स्प्रिंग जैसा दिखा दिया जाता है। अगर ये आर बड़ा है आर नॉट से तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है, ये आपस में अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाता है जिससे वो मॉलिक्यूल को पास लाने की कोशिश करता है।
सिमिलरली अगर तुम इस रीजन में देख रहे हो, इस रीजन में यहां पर कहीं देख रहे हो यहां पर, तो यहां पर अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है और स्लोप जो होगा यहां पर नेगेटिव होगा। तो एट आर ग्रेटर देन आर नॉट स्लोप नेगेटिव होगा, पर नेगेटिव इंटू नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव फोर्स रिपल्शन को दिखा रहा है, रिपल्सिव फोर्स को दिखा रहा है। तो रिपल्शन का मतलब अगर मॉलिक्यूल, अगर बॉडी को कंप्रेस किया जाता है तो मॉलिक्यूल अगर पास पास आ गए, बहुत पास पास आ गए, तो ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, रिपल्शन हो जाता है। इससे इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहीं से इलास्टिसिटी डेवलप होती है। आप समझ सकते हो कि जब भी किसी बॉडी को फोर्स लगाया जाता है और उस बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है, या तो बॉडी का साइज कम हो जाता है, कंप्रेस कर दोगे, या एक्सपेंड कर दोगे। तो जब कंप्रेस करते हो तो उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घट जाती है। घट जाने से इस वाले मोहल्ले में आ जाते हो, तो घटते ही क्या हो जाता है, कैसा फोर्स आ जाता है, रिपल्सिव। तो वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। ये जो फोर्स आता है, ये इसे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे स्प्रिंग को दबाते हो तो रिस्टोर करता है वो, है ना। तो किसी भी बॉडी को जब डिफॉर्म किया जाता है तो उसके अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाते हैं। अगर बॉडी को कंप्रेस कर रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स रिपल्सिव टाइप के होंगे, जो बॉडी को एक्सपेंड कराने का प्रयास करते हैं। अगर खींच दिए हो बॉडी को, साइज बढ़ा दिए हो, तो उनके मॉलिक्यूल का सेपरेशन आर नॉट से बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो फोर्स अट्रैक्टिव टाइप होगा, तो मॉलिक्यूल को पास लाएगा, यानी बॉडी को सिकोड़ने का प्रयास करेगा। यानी तुम कह सकते हो कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का ग्राफ है, इससे ये इस ग्राफ के स्लोप से हम ये बता सकते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी के साइज को चेंज करते हैं, जब भी हम किसी बॉडी को कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन से उसके इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज होती है। इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज होने से अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो जाता है, और वही फोर्स मॉलिक्यूल अगर दूर कर दिए हैं तो पास लाने का प्रयास करता है, पास कर दिए हैं तो दूर लाने का प्रयास करता है। और इसी वजह से बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, जो बॉडी का ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने का प्रयास करते हैं। और इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ इलास्टिसिटी, हाउ इलास्टिसिटी इज डेवलप। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लीजिए और मैं कुछ बातें लिखूंगा, वो बातें नोट कर लीजिए पॉइंट वाइज। व्हेन ए बॉडी, हाँ कहां पे, सेकेंड वाले रिपल्शन में ना, हाँ लेस देन होगा बेटा, आर लेस देन आर नॉट। व्हेन ए बॉडी इज deformed, this implies, comma, its intermolecular intermolecular distance changes. Due to change in intermolecular distance, restoring forces are developed inside body. ऊपर की बातें लिख ली, थोड़ा ऊपर कर दें, लिख लो लिख लो।
चलिए, तो इसमें एक दो पॉइंट्स और ऐड कर देते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, एंड ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्सेस body tries to regain original shape and size. Hence, elasticity is shown. तो दो इलास्टिसिटी में दो बहुत बेसिक टर्म हैं, एक होता है स्ट्रेस और एक होती है स्ट्रेन। पहला लेक्चर इसमें हम सारे डिफाइनिंग टर्म अच्छे से डिफाइन कर लेंगे, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम एप्लीकेशन पे बात करेंगे। चलिए, तो अब बेटा हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसे डिफाइन कर, बेटा ध्यान दो, जब भी किसी बॉडी को डिफॉर्म किया जाता है, तो जैसा कि हमने भी 1 मिनट पहले चर्चा की कि बॉडी जब डिफॉर्म होती है तो बॉडी के अंदर फोर्स डेवलप हो जाते हैं इंटरनल, और वो फोर्स बॉडी को ओरिजिनल शेप साइज में लाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं से स्ट्रेस डिफाइन करते हैं, इंटरनल फोर्सेस रीस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रीस्टोरिंग फोर्स, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, and it is internal restoring force divided by cross section area. It is internal restoring force divided by cross section area. स्ट्रेस बेटा कई प्रकार की होती है, मेनली 3 तरह की स्ट्रेस हमें पढ़नी होगी। एक है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होने वाली बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस, और तीसरी हम लोग पढ़ने वाले हैं शियर स्ट्रेस। नाम लिख लीजिए। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो जब भी किसी वायर को या किसी रॉड को, किसी बॉडी को
उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगाकर स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, या वो कंप्रेस किया जाता है, या इलोंगेट किया जाता है, तो उसे नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस। बेटा जैसे मान लो कि एक वायर था, उसको हमने, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ खींच रहे हैं, एक एंड दीवार से हमने बांध रखा है। या ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो तुम ये भी समझ सकते हो कि दीवार भी तो उतना ही फोर्स लगाएगी। अगर ये रॉड रुकी हुई है तो रॉड तो इक्विलिब्रियम में ही होगी, तो जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही दीवार लगाएगी, नहीं तो रॉड चलना पड़ती। तो इस वायर में जब आप ऐसे स्ट्रेच करते हो और ये वायर मान लो रुका हुआ है, तो यहां कहीं पर भी इंटरनल अगर देखोगे कितना फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो अगर मैं इंटरनल कहीं पर इसमें कहीं पर भी टेंशन दिखाऊं तो अंदर इस पूरी रॉड में जो टेंशन होगा वो F के बराबर होगा कि नहीं होगा? देखिए ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो फोर्स हम लगा रहे हैं अभी फिलहाल, हम हमेशा इसी को रिस्टोरिंग फोर्स समझते रहते हैं, ये नहीं है। ये जो फोर्स F अपॉन है, क्योंकि लोग सिग्मा बराबर F अपॉन ए रट्टा मार लेते हैं, ये F इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है जो वायर के अंदर डेवलप हुआ है, ना कि वो जो हमने लगाया है। हाँ, 90% सवालों में हम जो फोर्स लगाते हैं वही उसके टेंशन के बराबर। अब जैसे ये है, ये रॉड या वायर है कोई, अब वायर का एक सिरा बंधा हुआ है, एक सिरे पे आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें हर जगह टेंशन कितना डेवलप होगा? 10 ही न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हर जगह इक्विलिब्रियम में। अगर मैं यहां बीच में से काट के दिखाऊं कि कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो तुम्हारा ये जो फोर्स F होगा यहां पर ये टेंशन से बैलेंस होगा, और इधर वाले पोर्शन में भी टेंशन ऐसे टेंशन से F बैलेंस होगा। तो ये जो T होगा, ये होगा तो F के ही बराबर ना। लेकिन अब वही बात है ना कि अगर ये रॉड मोशन करने लगेगी तो हो सकता है यहां टेंशन अलग हो, यहां अलग हो, यहां अलग हो। वो हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे। तो अभी मैं मान लेता हूं इस वाले केस को बेटा हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के इस केस को हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, जहां हम टेंशन दे रहे हैं वायर को, रॉड को टेंशन दे रहे हैं, पुल कर रहे हैं रॉड को। तो अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो अंदर जो फोर्स होगा वो F के बराबर होगा। यानी इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो F के बराबर है, तो जो स्ट्रेस होगा वो F अपॉन ए होगा। लेकिन दूसरा जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो दूसरी होती है, उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस में ही जो दूसरी कैटेगरी है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेशन में नाम ही समझ में आ रहा हो कि जैसे अगर एक रॉड मान लो इतनी बड़ी थी, इसको दोनों तरफ से फोर्स लगा के तुमने कंप्रेस कर दिया, ऐसे फोर्स लगाया F और ऐसे फोर्स लगाया F। या ये भी कह सकते हो कि एक एंड दीवार पे बांध रखा था और इसे फोर्स लगा के ऐसे फोर्स लगा दिया F। तो जब तुम ऐसे कंप्रेस करते हो तो पुश करते हो, तो यहां कहीं पर भी अगर देखोगे, अंदर देखोगे, रॉड के अंदर यहां देखोगे तो यहां से तुमने ऐसे फोर्स लगाया कि नॉर्मल रिएक्शन टाइप फोर्स लगेगा, ऐसे SF को ऐसे बैलेंस करेगा। यानी जो ये वाली बॉडी होगी वो ऐसे फोर्स लगाएगी। इधर वाले पे अगर देखोगे, इधर वाले पर, तो ऐसे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ये इस तरह से फोर्स लगेगा, इस तरह से। टेंसाइल में क्या होता है? टेंशन की तरफ फोर्स लगता है, ऐसे पुल कर रहा होगा, यहां ऐसे पुल कर रहा होगा। यहां नॉर्मल जब ऐसे दबाओगे तो अगर मैं इतना पोर्शन बनाऊंगा तो ये इधर वाले को ऐसे दबा रहा होगा, देखो ये वाला फोर्स, और ये इसको ऐसे दबा रहा होगा, तो कंप्रेस करने में लगे हैं सारे फोर्स। ये जो अंदर मैंने N बनाया, N नॉर्मल, यही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन फिर वही बात है, ये रॉड कौन सी मूविंग है? हर एक टुकड़ा काय में है? इक्विलिब्रियम में। तो हर एक टुकड़ा अगर इक्विलिब्रियम में है तो जो नॉर्मल फोर्स है, यही रिस्टोरिंग फोर्स है, वो भी तो इस F के ही बराबर है ना। तो यहां पर भी स्ट्रेस कैसे लिखोगे? F अपॉन ए। फॉर्मूला हर जगह वही है, F अपॉन ए यहां भी आएगा, F अपॉन ए यहां भी आएगा। लेकिन ध्यान रहे, हम यहां F से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए T अपॉन है। मतलब यहां जो इस वायर में जो टेंशन डेवलप हो रही है ना इंटरनल, वो हमारा एरिया से उसको डिवाइड करेंगे, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। जो टेंशन डेवलप हो रही है, T भी F के बराबर है। यहां जो इंटरनल नॉर्मल डेवलप हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन है। ये जो अंदर नॉर्मल डेवलप हो रही है, ऑल्दो वो इस सवाल में F के ही बराबर है, पर ये जो नॉर्मल अंदर डेवलप हो रही है अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया करेंगे, वो हमारा स्ट्रेस है। तो इस तरह इस दोनों ही परिस्थितियों में क्रॉस सेक्शन के
नॉर्मल फोर्स लगाया गया है। तो नॉर्मल फोर्स या तो टेंसाइल हो सकता है, खींचोगे पुल करोगे, कंप्रेस करोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाती, खींचोगे तो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाती है। दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस हमारी दो प्रकार की होती है। पर यह ध्यान रखना, जब भी तुम F अपॉन ए लिखोगे तो F विल बी द इंटरनल फोर्स, जो रॉड के अंदर होगा, जो वायर के अंदर डेवलप हुआ। इट इज नॉट ऑलवेज द एक्सटर्नल फोर्स, समटाइम्स इट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। जैसे अगर मैं कहूं कि मान लो एक मोटी सी रस्सी है, इसके अंदर एक बॉडी लटका दी, अगर इस रस्सी का भी वेट होगा तो इसके खुद के वेट की वजह से, मैंने एनएलएम में पढ़ाया है, यहाँ टेंशन अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, हर जगह टेंशन अलग अलग होगा, तो जो स्ट्रेस आएगा वो भी हर जगह अलग अलग आएगा। अब यहाँ अगर स्ट्रेस पूछ रहा हूँ तो यहाँ का टेंशन अपॉन एरिया करना, यहाँ अगर स्ट्रेस पूछ रहा हूँ तो यहाँ का टेंशन अपॉन एरिया करना। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब तुम कह दो ये एम मास की बॉडी लटकाई थी तो एम जी अपॉन ए थोड़े ना हो जाएगा हर जगह। वायर का अगर वेट हुआ तो उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, लिखो, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको। हाँ भाई, चलिए सेकेंड, अब इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं एक धागा है और मासलेस है, ऑलमोस्ट, बहुत वेरी लाइट स्ट्रिंग ना, मासलेस मान लेते हैं, और एम मास ऑलमोस्ट मासलेस, और इस वायर में मासलेस कहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बट निग्लिजिबल मास है, 2 ग्राम 4 ग्राम एम मास की बॉडी लटकाई हमने, है ना। तो अब हमसे पूछ रहा है जिसमें स्ट्रेस बताना है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को हम लिखेंगे जो इस धागे में जो फोर्स डेवलप होगा इंटरनल, वो धागे का टेंशन होगा अपॉन एरिया, और टी यहां पर किसके बराबर होगा बताओ? टी किसके बराबर होगा? एम जी, तो एम जी डिवाइड बाई ए हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो अगर हम कहें यहां पर कई सारे, एक धागा ये है, ये भी मासलेस, एक एम मास की बॉडी, और एक धागा ये 2 एम मास की बॉडी, एक धागा ये एम मास, तो इसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है मान लो, है ना। वायर ना पतला सा होगा
लेकिन फिर भी उसको माइक्रोस्कोप से देखो, कुछ ना कुछ तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, A2 A3। तो बताओ पहले वाले में जो टेंशन होगा, बताओ इसमें धागे में कितना टेंशन होगा? वायर्स के मासेस गिवन नहीं है यहां पर, वायर्स के मासेस बहुत कम है, वेरी वेरी ना। तो बताओ यहां पर पूरा टेंशन होगा ना पूरे वेट से, कितना मास लटका है? 4 mg डिवाइड बाई A1। बताओ इसमें कितना होगा? 3 mg डिवाइड बाई A2। इसमें बताओ कितना होगा? mg। इस वाले से केवल एक बॉडी लटकी हुई है, इससे 2 बॉडी लटकी हुई है ना। टेंशन निकालना तो सिखा चुका हूं ना, एनएलएम का पार्ट है ना ये। तो इसमें जो टेंशन होगा वो टोटल वेट के बराबर होगा, इसमें जो टेंशन होगा वो इसके वेट के बराबर होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, है ना। कहाँ बैठे हो? हाँ, लिख लिया करो सवाल, नेता ना बनो, नोट करो प्रॉपर। लेट आए हो तो घर पे लिखोगे जाके आप। सारे गलत काम तुम लोग कर रहे हो। सेकेंड स्ट्रेस है बेटा बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। अब वो इसमें क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस में हम लीनियर डिफॉर्मेशन देते हैं बॉडी को, और बल्क स्ट्रेस में जैसे कोई बॉडी है बेटा, इसका वॉल्यूम मान लो V है, इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर होगा, है ना, कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर होगा, चारों तरफ कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर होगा। मान लेते हैं प्रेशर P है, एक नॉर्मल प्रेशर होगा बॉडी के बाहर, गैस हो सकती है, लिक्विड या सॉलिड। अगर मैं इसके चारों तरफ बेटा प्रेशर घटा दूं, सॉरी बढ़ा दूं प्रेशर, तो ये बॉडी का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा चारों तरफ से, P प्लस डेल्टा P, P प्लस डेल्टा P, तो ये वॉल्यूम इसका ये डिफॉर्म हो जाएगा, वॉल्यूम इसका कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह के डिफॉर्मेशन को वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। बॉल है दबा के पिचका दी, तुम्हारा सर है दबा के पिचका दिया, है कि नहीं? अरे वो खली नहीं कर देता था पहले, देखा था, ऐसे दबा देता था, खून निकलने लगता था। तो यहां पर क्या होता था कि जो, अब एक बात समझो जरा, मैंने तुम्हें यह बताया कि जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो जो तुम फोर्स लगाते हो उतना ही इंटरनल फोर्स हो जाता है, अगर बॉडी में मोशन वगैरह नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो इसमें स्ट्रेस आती है वो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया है, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो डिफॉर्मेशन करने के लिए जो तुमने अतिरिक्त प्रेशर लगाया था वो कितना लगाया था? डेल्टा पी। तो जो तुमने डेल्टा पी तो पहले से था, वो तो एक नॉर्मल स्टेट थी बॉडी की। ये जो डेल्टा पी तुमने बढ़ा दिया है उसी की वजह से तो बॉडी पिचक गई है। और अगर वो उसको दबाए हुए हो, पकड़े हुए हो, तो अब और अंदर नहीं जा रही बॉडी, तो इक्विलिब्रियम ना ही बाहर आ रही है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट है अभी, तुम दबाए ऐसे पकड़े हुए हो, छोड़ दोगे तो बाहर आएगी। इसका मतलब अंदर से जो बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा होगा रीस्टोरिंग, उसने तुम्हारे प्रेशर को बैलेंस कर रखा होगा। तो इंटरनल प्रेशर जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप हुआ होगा, ये वही चेंज इन प्रेशर के बराबर होगा डेल्टा पी। प्रेशर नहीं बोलेंगे, चेंज इन प्रेशर। चेंज इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेशर तो पहले से ही रहा होगा, उसने थोड़े ना डिफॉर्म किया है, जो बढ़ा हुआ प्रेशर था उसने डिफॉर्म किया है बेटा। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा पी। इसका मतलब जो है, जो बल्क स्ट्रेस होता है बेटा, बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस,
ये चेंज इन प्रेशर के बराबर होता है, या इसी को हम लोग एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सिग्मा बल्क है या सिग्मा वॉल्यूमेट्रिक है, ये डेल्टा पी के बराबर होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। लिख लो, फिर मैं शियर स्ट्रेस की बात करता हूं। आइए, और एक होता है हमारा शियर स्ट्रेस। इसे हम लोग बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? जैसे कोई बॉडी में बेटा मान लो ये कोई बॉडी है, क्यूबॉइडल शेप की बॉडी मान लेते हैं। ये मान लीजिए कोई बॉडी है और इसकी नीचे वाली सरफेस ऐसे रखी है, ये एकदम वेल्डेड है, वेल्डिंग है यहां पर। और इस ऊपर वाली सरफेस पर हमने क्या किया? हमने इस ऊपर वाली सरफेस पर फोर्स लगाया। थोड़ा मैं 2 डायमेंशनल व्यू दिखा दे रहा हूं। बॉडी के सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया के टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है। इस तरह के डिफॉर्मेशन को शियर डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ये मटेरियल की हार्डनेस को, रिजिडिटी को मेजर करने के लिए होता है। क्या? मटेरियल की हार्डनेस या रिजिडिटी को मेजर करने के लिए होता है। तो जब आप ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाते हो तो ये नीचे वाली सरफेस तो आपने फिक्स कर रखी है, ये वाली लेयर तो आपने फिक्स कर रखी है, ऊपर वाली लेयर ऐसे आपका टिल्ट हो जाती है, बॉडी ऐसे ऐसे टिल्ट हो जाती है। ये लेयर आपकी ऐसे एक्स मूव कर जाती है, ऐसे समझ लो। ये आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स, क्रॉस सेक्शन एरिया के टेंजेंशियल। तो जब आप ऐसे डिफॉर्म करते हो, इस तरह के डिफॉर्मेशन को शियर डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो अब जब इसको छोड़ोगे तो ये बॉडी बेटा, जब ये जो बॉडी ऐसे थी ये ऐसे हो गई है, वापस ऐसे आ जाएगी इलास्टिसिटी के कारण। तो यहां पर बॉडी के जो ये लेयर्स होती हैं, अगर मैं कोई बॉडी ऐसे रखी है इस तरह से, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये मान लो, ये बॉडी है, इसको ऐसे ऐसे छीलता चला जाऊंगा तो लेयर्स की लेयर्स निकलती जाएंगी। तो अगर ये इसकी नीचे वाली सरफेस को फिक्स करके मैंने ऊपर वाले पे ऐसे फोर्स लगाया है, तो इसकी जो ये सरफेस ऐसी खड़ी दिख रही है ऐसे हो जाएंगी।
तो ऊपर वाली लेयर मूव करेगी, उसके नीचे वाली लेयर मूव करेगी, तो दो लेयर्स के बीच में टेंजेंशियल फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। यहां पर अगर मैं तुम्हें काट के दिखाऊं बीच में कैसे फोर्स डेवलप होंगे, तो बीच में से काट के दिखाता हूं, ऐसे समझो। ये मैंने कट कर दिया बीच में से, तो ऐसे फोर्स देखो, ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ये मेरा रीस्टोरिंग फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स जो कि टेंजेंशियल होगा, मतलब ये यहां पर लेयर पे। और अगर उसके नीचे की लेयर बना लूंगा, बची हुई लेयर, तो इसका ये एक्शन होगा, तो उसका रिएक्शन यहां पर ऐसे लग रहा होगा, फिर उसका रिएक्शन यहां पर लग रहा होगा। भाई हर एक बॉडी का टुकड़ा इक्विलिब्रियम में है ना। और अगर ये पूरा का पूरा सेटअप इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो इंटरनल लेयर्स के दो लेयर्स के बीच में, ये यहां ये भी छुपे हुए हैं सब। एक जहां से काटा है वहीं एक्सटर्नल दिखा दिया, या एक जगह और काट दूंगा तो और दिखने लगेगा। वो तो हर पॉइंट पर होगा ना, हर दो लेयर के बीच में, जैसे रस्सी के हर पॉइंट पर टेंशन होता है, ऐसे हर दो लेयर्स के बीच में फोर्स होगा। तो अगर ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, तो किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए रीस्टोरिंग टेंजेंशियल फोर्स। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हो रहा है लेयर्स के, तो पर यूनिट हमने स्ट्रेस कैसे डिफाइन किया है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां पर जो शियर स्ट्रेस होता है टेंजेंशियल होता है, वो रीस्टोरिंग टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा, इसे हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इस तरह के डिफॉर्मेशन को हम शियर डिफॉर्मेशन बोलते हैं, शियर डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये एंगल कुछ थीटा हो जाता है, हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। तो तीन तरह की स्ट्रेस, तीन तरह का डिफॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं, और इन्हीं तीन केसेस से रिलेटेड हम तीन तरह की स्ट्रेन पढ़ेंगे। तीन तरह की स्ट्रेन, पहले इसको लिख लो फटाक से। वेल्डिंग, अरे WELD वेल्डिंग लिखा, ई है, एल है, एल बना हुआ है। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेडिंग भी तो वेल्डिंग ही है एक प्रकार की। है कि नहीं। वो बॉन्ड बस वो एक क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेल्डिंग हो गई है ना। वेडिंग इज ऑल्सो वेल्डिंग है ना। तो खैर, अब बेटा हम बात करते हैं स्ट्रेन। बेटा हमने देखा है कि जब भी, अच्छा स्ट्रेस का यूनिट बताओ क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो, डायमेंशन यूनिट सब निकाल लोगे ना। प्रेशर का यूनिट पास्कल में भी लिख सकते हैं, पास्कल में भी। स्ट्रेन क्या होता है, जब भी किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन किया जाता है, तो स्ट्रेन तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेटा जब तुम नॉर्मल स्ट्रेस का केस होता है, जब नॉर्मल स्ट्रेस का केस होता है,
तो उसमें जो स्ट्रेन होती है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। जैसे अगर हम इस वायर को, ये वायर इतना बड़ा था मान लो, और हमने इस पे फोर्स लगा के इसको पुल करके और इसकी लंबाई बढ़ा दी डेल्टा एल, तो अगर इसकी ओरिजिनल लंबाई एल थी, नेचुरल लंबाई एल थी, तो स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहां पर होता है बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेस का केस हो, ये भी हो सकता है कि आपने इसको कंप्रेस कर दिया, ये मान लो एल लंबाई थी और आपने इसे कंप्रेस कर दिया फोर्स लगा करके, इसकी लंबाई डेल्टा एल घटा दी, उस केस में भी चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। आप इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो देखो चेंज इन लेंथ भी मीटर में नापेंगे, लेंथ भी मीटर में नापेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया जो स्ट्रेन होता है हमारा ये डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ और लेंथ का रेशियो है, इसे प्योर रेशियो बोलते हैं। प्योर रेशियो बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, लेकिन यह एक ध्यान देना, लेकिन ध्यान रखना जो डेल्टा एल लंबाई में जो चेंज हुआ है ना, ये फोर्स लगा के होना चाहिए, ऐसा ना हो। देखो कुछ लोग क्या सोचते हैं, समझना बेटा, हमने कहा बेटा हमारे पास एक वायर था, एक कॉपर की रॉड थी 10 मीटर लंबी थी। सवाल सुन लो ध्यान से, एक कॉपर की रॉड थी 10 मीटर लंबी थी, हम मार्केट से 2 मीटर लंबी और रॉड लाए, हमने जोड़ के लंबा कर दिया इसको 2 मीटर। क्या इसमें स्ट्रेन आएगी? क्यों बे, डेल्टा एल तो 2 मीटर है ना, 10 मीटर लंबी थी, 2 मीटर ला के चिपका दिए फेविकोल से, तो ये 2 मीटर लंबाई में डेल्टा एल तो है 2 मीटर, पर क्या ये स्ट्रेस किया है तुमने बॉडी को, पुल किया, डिफॉर्म किया? डिफॉर्मेशन थोड़े ना है, डिफॉर्मेशन वाला लंबाई में चेंज होना चाहिए। तो जब वायर को खींचोगे और लंबाई बढ़ेगी, वो वाला डेल्टा एल। कुछ लोग सिर्फ फॉर्मूले फोकस करते हैं, बोले उसमें कैसे डेल्टा एल बाई एल। तो अगर इस तरह से कोई वायर की लंबाई बढ़ा रहा है तो स्ट्रेस थोड़े ना आ जाएगी। ओके, तो ये बात ध्यान रखने की है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इस तरह से ना करना। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन कह सकते हो। ये बेटा डिफाइन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन करते हो तो चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो कोई भी स्ट्रेन हो वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस ही होती है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अच्छा एक बात, एक एग्जांपल दो मुझे, याद है मैंने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा दिया है तुम लोग को। तो किसी रॉड को, अच्छा बताना जरा, किसी रॉड की लंबाई एल होती है, जब आप इसको हीट कर देते हो तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है ना, और डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाती है? एल अल्फा डेल्टा टी। तो बताओ इसमें स्ट्रेन कितनी आएगी? अगर हम एक रॉड को हीट करें और रॉड एक्सपैंड हो जाए एल अल्फा डेल्टा टी, तो रॉड में कितनी स्ट्रेन आएगी? अल्फा डेल्टा टी। भाई डेल्टा एल ये हो गया, डिवाइड बाई एल कर देंगे, एल कट जाएगा, अल्फा डेल्टा टी हो गया ना। रॉन्ग आंसर है, जीरो। आईआईटी का क्वेश्चन है ये सवाल। क्योंकि तुम बताओ मुझे, बहुत ध्यान सुनना, चूंकि जब बेटा जब रॉड को गर्म करते हो और रॉड फैल जाती है, तो उस बढ़े हुए टेम्परेचर पर वो उसकी नेचुरल लंबाई, तुमने खींचा थोड़े ना जबरदस्ती। इस प्रकार से बॉडी जब थर्मली एक्सपेंड होती है तो दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। वो कोई जबरदस्ती नहीं की हमने रॉड के साथ। डिफॉर्मेशन उसको कहते हैं जब जबरदस्ती की जाए, जब फोर्सफुली कोई काम कराया जाए, अनवांटेड ऑपरेशन कराया जाए। वो तो बढ़े हुए टेम्परेचर पर रॉड की वो नेचुरल लंबाई है। तो फिर हम आपको इस चैप्टर में थर्मल स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हां, अगर किसी बॉडी को हीट करें और वो बॉडी फैलना चाहे, अपना साइज बढ़ाना चाहे, थर्मल एक्सपेंशन करना चाहे, और हम उसे थर्मली एक्सपेंड ना होने दें, रॉड बोली हटो हमें फैलना, हमने उसको दबा लिया, नहीं फैलने दे रहे, रॉड को पकड़े हुए दोनों एंड, वो कह रही अरे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है हमें फैलने दो,
और तुम फैलने नहीं दे रहे हो, तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाती है। इसी को थर्मल स्ट्रेस कहते हैं कि जो बॉडी जितना एक्सपेंड होना चाह रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर, यदि उसे उतना एक्सपेंड ना होने दिया जाए तब उसमें स्ट्रेस आ जाती है। अगर वो एक्सपेंड होना चाह रही है और तुमने एक्सपेंड होने दिया, तब तो कोई जबरदस्ती हुई नहीं उसके साथ, तब तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन आएगा ही नहीं। वो तो जो बढ़ी हुई लंबाई होगी वही उसकी नेचुरल लंबाई होगी, उस टेम्परेचर पर वही उसकी नेचुरल लंबाई है। इसलिए इस बॉडी को अगर मैं गर्म करने पर लंबाई बढ़ने दूंगा, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं। जेई का सवाल है मेरे लाल, में कितने सालों से बता रहा हूं, फिर भी तुम्हारे जैसे लोग गलत करके चले आते हैं। अब क्योंकि लोग गोला मार दिए, अब जो लोग गोला मारे वो तो गलत करके आएंगे, क्योंकि इतने सिंसियर तो है नहीं कि खुद से पढ़ लें तगड़े से, है ना। आ जाओ, तीसरा स्ट्रेन हमारा है शियर स्ट्रेन। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, कि इस तरह से कोई बॉडी मान लो थी, इसकी लंबाई L थी, और यदि मैं इस पे फोर्स लगा दूं ऐसे, ये थीटा, बहुत छोटा सा डिफॉर्मेशन होता है, ये इसकी लेयर X खिसक गई है, L खिसक गई, तो शियर स्ट्रेन डिफाइन होता है, इसे टेंजेंशियल भी कहते हैं स्ट्रेन, ये x अपॉन L होता है, या इसी को थीटा कह देते हैं। बेटा दो लेयर्स के बीच का रिलेटिव मूवमेंट, बेटा इस लेयर के रिस्पेक्ट में ये लेयर कितना आगे गई है, इस लेयर के रिस्पेक्ट में ये लेयर कितना आगे गई है, x। तो ये रिलेटिव मूवमेंट है x, और उन लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी। तो इसे हम इस एंगल से, जितना ये एंगल ज्यादा होगा, अब ये ध्यान रखना थीटा क्या होता है, बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन है तो वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल है तो tan थीटा लिखो, चाहे साइन थीटा लिखो, चाहे थीटा लिखो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। जब कोण छोटा होता है तो साइन, tan और थीटा तीनों बराबर होते हैं, तो अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तो x अपॉन L आ जाएगा, वही थीटा हो जाएगा, लगभग वही साइन थीटा हो जाएगा। तो कितना एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरी लेयर कितनी ज्यादा डिफॉर्म हो रही है, डिवाइड बाई लेयर्स के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस एंड मेजर्ड बाय दिस एंगल। तो ये एंगल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हमारी उसमें शियर डिफॉर्मेशन हुआ है, उतना ज्यादा शियर स्ट्रेस है, ऐसा बच्चों हम लोग मानकर चलेंगे। तो तीन तरह के बच्चों डिफॉर्मेशन होते हैं, तीन तरह की स्ट्रेस है, तीन तरह की स्ट्रेन है, ठीक है। ये तीन ऐसे मेथड्स हैं जो हम बहुत प्रॉपर वे में वेल डिफाइन करते हैं। तीनों लिख लो फटाक से। अब बच्चों हम बात करेंगे हुक्स लॉ। बेटा हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ क्या कहता है कि यदि किसी बॉडी को बहुत ज्यादा डिफॉर्म ना किया जाए, जब हम एक लिमिटेड अमाउंट से डिफॉर्म करते हैं, तो लिमिटेड अमाउंट के डिफॉर्मेशन में तो देखा गया है कि जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, जब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब तक प्रोपोर्शनल होता है उसे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ज्यादा डिफॉर्म कर देते हो, बॉडी को ज्यादा खींच देते हो, तो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता। इसका मतलब आप
इलास्टिसिटी की लिमिट को क्रॉस कर गए, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गए, अब बॉडी में कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन जरूर आ जाएगा, आप प्लास्टिक वाली रेंज में चले गए। तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, कह सकते हो कि जब बहुत ज्यादा डिफॉर्म करते हैं तो फिर वो बॉडी का बिहेवियर इलास्टिक नहीं रह जाता। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन within the limit of elasticity, ये पाया गया है बच्चों कि जो हम बॉडी में स्ट्रेस लगाते हैं और उस स्ट्रेस से जो स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के बेटा। इसी को हुक्स लॉ कहते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है ये कांस्टेंट होगा बेटा, ये कांस्टेंट होगा बेटा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही तो होता है, अगर ए बी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर ए 2 गुना होगा तो बी भी 2 गुना होगा, ए आधा होगा तो बी भी आधा होगा, तो इसका जो रेशियो होगा ना वो कांस्टेंट हो जाएगा। और इस कांस्टेंट को बेटा हम कहते हैं, इस कांस्टेंट को बेटा हम कहते हैं फॉर ए गिवन मटेरियल, दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय ई एंड दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस कांस्टेंट को बेटा हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के कांस्टेंट को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। इस और ये जो लॉ है ना, दिस लॉ इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इस लॉ को हम हुक्स लॉ कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम ई से लिख देते हैं, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। And this law is called Hooke's law. तो आपने कहा कि सर अगर बॉडी को बहुत अधिक डिफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक ठाक थोड़ा बहुत डिफॉर्म करेंगे, तो जितनी स्ट्रेस लगाओगे उतना डिफॉर्मेशन होगा। अगर 1 यूनिट स्ट्रेस लगाओगे x डिफॉर्मेशन होगा, 2 यूनिट स्ट्रेस लगाओगे 2x डिफॉर्मेशन होगा, समझ रहे हो ना। 3 यूनिट x लगाओगे 3 स्ट्रेस लगाओगे 3x डिफॉर्मेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमने हर एक मटेरियल के लिए बेटा, हर एक मटेरियल के लिए एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी जो इस बारे में बताएगी कि कितनी स्ट्रेस लगाने से बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन हो गया, उसकी इलास्टिसिटी का मेजरमेंट करेगी। उस प्रॉपर्टी को बेटा हम नाम दे रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मदद से बेटा हमें यह पता चलेगा कि कौन सी बॉडी में कितना फोर्स लगाने से बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन आपने कहा कि सर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, लेकिन सर स्ट्रेस तो हमने कई प्रकार की पढ़ी है, तो कौन सी स्ट्रेस यहां रखेंगे और कौन सी स्ट्रेन रखेंगे? तो कौन सी बिल्कुल नहीं रखेंगे। तीनों अलग अलग प्रकार के डिफॉर्मेशन में मटेरियल के 3 प्रकार के मॉडुलस होते हैं। एक यंग्स मॉडुलस होता है, अगर मैं यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेता हूं, यानी नॉर्मल स्ट्रेस लेता हूं, डिफॉर्मेशन लेंथ में कर रहा हूं, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन लेता हूं, तो इसी मॉडुलस का नाम पड़ जाता है यंग्स मॉडुलस। यानी अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस लिख दूं, बॉडी में टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाऊं, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। अगर डिफॉर्मेशन वॉल्यूमेट्रिक है, ई एक जनरल टर्म है, ई के ही 3 नाम होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन में यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, बल्क डिफॉर्मेशन में बल्क मॉडुलस बोलते हैं। अगर हम बल्क स्ट्रेस लिखें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेस की जगह पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिखें, स्ट्रेन की जगह पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखें, तो इस मॉडुलस का नाम पड़ जाता है बल्क मॉडुलस।
और अगर shear स्ट्रेस लिखेंगे और shear स्ट्रेन लिखेंगे तो इस मॉडुलस का नाम पड़ जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यानी जो विद इन द लिमिट ऑफ, आप कह सकते हो, इलास्टिसिटी, जो हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किया है, वो 3 प्रकार के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं: यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मैं तीनों की डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर हम लोग एप्लीकेशन का काम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो यंग्स मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड इन केस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसे यंग्स मॉडुलस क्या है? ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। रीस्टोरिंग फोर्स मान लेते हैं एफ एल है डिवाइड बाई ए डेल्टा एल। चलिए, तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। डेफिनेशन पार्ट इज कंप्लीटेड। कल से हम बहुत ताबड़तोड़, यंग्स मॉडुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले हैं और यंग्स मॉडुलस पूरा का पूरा नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है सेकेंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी और इस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में बात करेंगे। और कल हम लोग शायद, चूंकि ऑब्लिक कोलिजन मैंने पढ़ा दिया है और मैंने आप लोगों के ग्रुप पे एक वेरिएबल मास सिस्टम का लेक्चर आया होगा। एक लेक्चर तो उसमें प्रॉब्लम है, सवाल है, और दूसरा लेक्चर जो है वेरिएबल मास सिस्टम का 40-45 मिनट का लेक्चर है ओनली। वो सबको कवर करना है, मैं सबके नोट्स चेक करूंगा। टॉपिक एक ही, उसमें पूरे सवाल है, फॉर्मूला एक ही है। चूंकि कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, रोटेशन। सभी लोग सुन लें, कोई मिस नहीं करेगा। पूरे 2 साल की फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर 40 क्लास भी पढ़ाया जाए, 6 महीने भी पढ़ाया जाए तो कम पड़ जाता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 महीने है। हम 1 महीने, वो 1 महीने दर्द होगा, याद रखना। अगर किसी ने शुरू की 3-4 क्लास मिस कर दी तो 1 महीने के लिए गायब हो जाएगा वो। 1 मंथ चलेगा पूरा चैप्टर, ध्यान रखना।